मैं जनाब मोहम्मद अमरान मुनीर साहब, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार एसोसिएशन से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए मोहम्मद मौजूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक अदा करें। मोहम्मद मौजूद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद मौजूद साहब जो अपनी आवाज़ में हमें कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अब मैं नात के लिए दावत दूंगा हारून इरशाद साहब को, जो इस कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, लाइब्रेरी सेक्रेटरी भी हैं, जनाब हारून इरशाद साहब। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तमाम अहबाब दुरूद करीम पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है ये सारा प्यार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जज़ाकल्लाह। ये थे हारून इरशाद साहब। एफटीओ साहब थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना मुनासिब समझा। अब आज का सेमिनार जैसा कि आप सब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं उसके हवाले से है। उसके लिए हमारे लिए अमरान मुनीर साहब से बेहतरीन कोई स्पीकर ना नज़र आया, इसलिए हमने अमरान मुनीर साहब से गुजारिश की आज का स्पेशल टाइम लिया। आप अखीर किए बगैर मैं अमरान मुनीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और
तमाम दोस्तों को जो है वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मॉडिफिकेशंस हुई हैं रिटर्न्स में, उसके हवाले से गाइड करें और इन डिटेल बताएं। और जब इनका मतलब मुकम्मल हो जाए इमरान मुनीर साहब की तरफ से, तो उसके बाद जो है वो सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं। इमरान मुनीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट सर्कल और टैक्स बार निजाम साहब का, उनकी कैबिनेट का, सेक्रेटरी साहब का, वाइस प्रेसिडेंट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबरान का। रिटर्न के ऊपर ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने जब बात की थी उस टाइम ड्राफ्ट अवेलेबल था। लास्ट डिस्कशन हमने की जो एक ऐसा लो आया जिसमें रिटर्न का ड्राफ्ट दिया गया और उसकी सीधा सीधा निकाल दिए गए। वो डिस्कशन होने के बाद कुछ चीज़ें ज़ाहिर है उसमें से निकली, कुछ ऐड हुई और एक फाइनल शक्ल में रिटर्न कल उन्होंने शाम में अपलोड कर दी, जो कि आज रेडी फॉर फाइलिंग। रिटर्न के अंदर डिस्कशन में लास्ट टाइम भी आप जानते हैं कि रिटर्न में मेजर जो तब्दीली आई हुई ये है कि अब हर ब्लॉक ऑफ इनकम और उसका टैक्स एक ही जगह पे फीड किया जाएगा और बहुत सारी जगहों पे आप खुद से मैनुअल डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे। ये रिटर्न जिस तरफ लेके जा रही है, डिजिटलाइजेशन एफबीआर का पिछले 2-3 साल से बड़ा एग्रेसिव स्टेप है, जिसके ऊपर आपने देखा है कि फेसलेस डाटा सेंटर और उसका क्याम भी अमल में आ गया। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तश्कील हो गई 14 जुलाई को और उसके तहत इन्होंने अक्टूबर में पहला डाटा सेंटर ऑपरेशनल करने का प्लान भी बना दिया है। ब्लॉक ऑफ इनकम हमारे पास आप जानते हैं सैलरी है, रेंट है, रेंट के बाद आपकी बिजनेस इनकम आएगी, फिर कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं और फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन इनकम और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होगी इसमें। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह। सबसे पहले देखते हैं देखते हैं ब्लॉक ऑफ इनकम हमारे क्या क्या हैं। पहला ब्लॉक ऑफ इनकम जो रिटर्न बोलते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आएगी सैलरी। सैलरी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ फाइलर स्टेटस लेना चाहते थे वो अपनी सैलरी की रिटर्न फाइल करवा लेते थे। आप जानते हैं कि इसमें 1.2 मिलियन तक टैक्स की रेट भी बहुत कम है, जो कि रिलीज दिया गया था। तो लोग अपने आप को फाइल शो करने के लिए बिजनेस कोई और है, काम कोई और है, लेकिन सैलरी रिटर्न फाइल की और रिटर्न जमा करवा दी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सैलरी में आपको अपने एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल एनटीएन नंबर के साथ देना होगी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट तो कर लेते थे लेकिन इन टाइम जमा नहीं करते थे। अगर आप वो जमा नहीं करवाएंगे तो वो क्लेम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया होल्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आएगा। आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि आपने उसकी होल्डिंग को क्लिक करके अटैच कर देना। पिछले सालों में आपने देखा कि बहुत सारा होल्डिंग का टैक्स ऑटोमेटिकली रिटर्न में आ भी जाता रहा है। इस तरह भी ऐसे ही हो रहा है। जिन लोगों ने कल ही आज रिटर्न खोली है उन्होंने देखा होगा कि जो होल्डिंग टैक्स के अमाउंट थी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और हर ब्लॉक में अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो हम आगे चल के देखते हैं। दूसरा है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रेंटल इनकम। जब आप रेंटल इनकम में जाएंगे, अभी हम उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उसकी शक्ल में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होगी कि आप जो रेंट क्लेम कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी का है और वो आपने डिक्लेयर की हुई है। दूसरी चीज, अगर उस पर भी होल्डिंग हो रहा है 155 में तो उसका होल्डिंग भी वहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, वो भी आप उसी तरह से क्लेम करेंगे। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बहुत सारे लोगों के होल्डिंग टाइम में जमा नहीं होते, तो अपनी रिटर्न कैसे जमा करोगे? क्या आप 2 दफा जमा करवाएंगे? एक दफा आपका डिडक्ट हो गया एट सोर्स और आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकेगी जब तक वो पेमेंट नहीं होगी। इससे पहले ये पता था मैनुअल बेसिस पे चालान नहीं किया तो बाद में आगे जाए कुछ भी हो जाए, अब ये काम नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने होल्डिंग एजेंट को फॉलो अप लेना पड़ेगा और अपना सैलरी का भी और रेंटल का भी जो टैक्स है वो मेक श्योर करवाना पड़ेगा कि वो जमा हो चुका हो, क्योंकि उसके बगैर आपकी ये इनकम डिक्लेयर नहीं हो सकेगी। अब बिजनेस इनकम में कुछ चेंजिंग है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। मेनली जो इशू इसमें आएगा वो अकाउंट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब मैनुअल एक्सेल की शीट या पीडीएफ फॉर्मेट अटैच नहीं हो सकेगा। आपको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट उन्होंने दिया है उसमें प्रॉपर अकाउंट अटैच करने हैं, बिकॉज आने वाले वक्त में आपकी असेसमेंट भी फेसलेस होनी है। फेसलेस डाटा सेंटर में जब आपकी असेसमेंट करनी है, ऑडिट्स करने हैं, इवन री ऑडिट करने हैं,
कंजम्पशन चेक करनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन आने हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट है। ये बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है जो कि आपने जब फाइनेंस एक्ट पढ़ा तो उसमें ये चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। उसके बाद कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन पे भी अगेन सिमिलर ट्रीटमेंट होगी। यू हैव टू शो कि आपने किस चीज़ पे गेन ली है। इसमें जहाँ पे प्रॉपर्टी की गेन है वहाँ पे अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दैट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी नॉलेज नजर आई है, मैंने आपके पास रिटर्न देखी कि अगर मैंने वो प्रॉपर्टी इसी साल खरीदी है और इसी साल में बेच रहा हूँ तो वो तो मेरी वेल्थ में आ ही नहीं, तो मैं सिलेक्ट किसको करूँगा गेन के लिए? उसका गेन भी मैंने शो करना है। उसका भी मैकेनिज्म उन्होंने नीचे दिया है कि आपने इस तरह से ऐड करके अपनी बैलेंस शीट से उठानी है प्रॉपर्टी या अपनी बैलेंस स्टेटमेंट से जिस तरह उठानी है वो नीचे उन्होंने थोड़ा सा टैब दिया है। अदर इनकम में आप वो देखते हैं जाके अदर इनकम की जो हेड है उसको लिमिटेड करनी है, बिल्कुल अल्लाह को अदर इनकम नहीं डाली जा सकती। जनाब एफडीओ साहब तारिक महमूद साहब आपको अखबार में आमद पे खुशामदीद कहते हैं। जनाब तारिक महमूद साहब, आपकी भरपूर तालियों में तारिक महमूद साहब एफडीओ साहब। जी कंटिन्यू करते हैं। व्यक्तिगत बारे में आप मौजूद हैं सर, आप रिटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्न एक्सपीआर के जो वाले स्टार्टिंग की है तो आप सामने आपका बात कर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ another very important और बड़ा सब्सटेंशियल चीज है। जब फॉरेन इनकम और एग्रीकल्चर के एक रेगुलर प्राइम मिनिस्टर से ये हेड फॉरेन इनकम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा डिटेल से समझने की जो चीज है ना वो ये है कि कौन सी चीज फॉरेन इनकम में है कि कौन सी चीज रेमिटेंस में है। क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत बड़ी प्रैक्टिस ये हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में इनकम जो थी वो फॉरेन इनकम थी लेकिन वो रेमिटेंस की शक्ल में थी। इसलिए आप जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट में बजट में तब्दील भी कर दिया गया है। इन्फ्लुएंसर का, फ्रीलांसर का, सोशल मीडिया यूजर्स का उनका एक पूरा हेड है, वो स्कोप भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कैटेगोरिकली क्लियर करने की चीज़ है कि फॉरेन इनकम आपने किस तरह लेनी है, उसके अंदर आपने ड्यूल टैक्स पेटी को किस तरह मदद रखना है, किस चीज़ पर टैक्स आप दे चुके हैं उससे पहले यहाँ दोबारा नहीं देना, रिकनसाइल वेल्थ को कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम के प्रोविजनल सब्जेक्ट है, उसके रेट भी प्रोविजन है, वो आप जानते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पे मैंडेटरी है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर किस फॉर्म में है, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऑर्डर है या फिर लोकल आपके एडमिनिस्ट्रेशन जिन दो लोग एंट्री नहीं रखते वो एक ऑर्डर इशू करती हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रेट्स जो कि वो पर एकड़ रेट निकालती हैं और उसकी बुनियाद पर इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। प्रीवियस अगर आप बोलेंगे कि रिटर्न का तो प्रीवियस आपको इस तरह का नजर आएगा। आप शुरू में ही सिलेक्ट करेंगे कि मैंने किस इनकम के हेड को बीट करने जाना है। मैंने सैलरी में जाना है, मैंने रेंटल्स में जाना है, मैंने बिजनेस है, अदर है, मेरी एग्रीकल्चर है, फॉरेन है, जो भी आप हेड सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पे करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टेटस। नॉन रेजिडेंट का जो स्टेटस एंजॉय करते थे उस पर आपको याद है क्लैरिटी आई है। एक नॉमिनी रिटर्न में मौजूद है कि रिटर्न भी आपको सिर्फ जो दे रही है स्टेटस वो 183 डे वाला दे रही है, जबकि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पढ़े तो वहाँ पे आपके पास एक दो और पॉइंट भी है जिसमें कि आप किसी और मुल्क के रेजिडेंट एक्टर होते हुए भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। एनीवेज ये प्रीवियस है, यहाँ पे आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और अपने हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरा हेड कौन कौन सा है। ये रिटर्न खुलते ही आपको पहला ये पेज मिलता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला ब्लॉक ऑफ इनकम। सैलरी इनकम में आप देखिए ऊपर आपके पर्टिकुलर से भी पहले एम्प्लॉयर का डाटा, एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एम्प्लॉयर की डिटेल देंगे, देन उसके बाद जाके आप नीचे अपनी सैलरी की अमाउंट ले लेंगे। अगर कोई अलाउंस रिजल्ट है वो एकदम डाल के, जैसे मैंने एक फर्मी फिगर डाल दी थी और एक अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर दी उसके अंदर 11,80,000 जो 13 लाख में से 1,20,000 मेडिकल अलाउंस कम कर दिया, तो एक फिगर आपके सामने। लेकिन उससे पहले आपको एम्प्लॉयर के पर्टिकुलर लाजमी देना है।
अच्छा, इसके साथ आप देखें नीचे आपको छोटा सा बटन नजर आ रहा है नेक्स्ट का, तो यहीं से आप अगले पेज पे चले जाएंगे जो कि आपका टैक्स कैलकुलेशन का पेज है, ये वाला। यहाँ पे देखिए आपके पास एडजस्टेबल, फाइनल और एवरेज टैक्स है। ये फाइनल और एवरेज को बाद में करते हैं। एडजस्टेबल आपका वो टैक्स है जो कि आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है, ये ऑटोमेटिकली शो होगा। ये फिगर आपकी ऑटोमेटिकली शो होनी है, आपने ये फिगर देखनी है, रिकंसाइल करनी है। अगर आपकी अमाउंट पूरी है तो दैट इट, आप फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अगर पूरी नहीं है तो मेक श्योर कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स जमा करवा दिया है। उसके बाद देखिए दो एड्रेस के नीचे आ रहे हैं फाइनल और एवरेज। ये बेसिकली 12 और 12 जो 7 है हमारे दो सेक्शन है, जिसके अंदर एरियल वाला एक सब्जेक्ट था और एक आप जानते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर्स के मुझे पैसे मिले तो मेरा क्लब वो रेट पर चला जाता था, उसके लिए मैकेनिज्म फॉर्म में मौजूद है, इसको हमने एवरी टैक्स का नाम दिया है। कि यहाँ पे आप वो वाली ईयर की अमाउंट मेंशन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पैसे इस साल में मिले। ये नॉर्मली इसको करेक्ट करके बड़ा अच्छा डिफाइन करके ऑलरेडी मौजूद है। अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रीफेस सेम है, सेल परचेज, स्टॉक, ओपनिंग, क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सिमिलर है जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कई सालों से। दूसरा पोर्शन आप आते हैं अदर रेवेन्यू, इसके नीचे होता है। मैंने तरकीब उसी तरह बनाई है जिस तरह रिटर्न में आ रही है, जो रिटर्न की तरतीब है वही तरकीब हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपकी प्रोफेशनल टेक्निकल फी और ये वो चीज़ें सारी सिमिलर है। तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका जो एडमिन एक्सपेंस वाला पोर्शन है, इसके अंदर अदर के बाद उन्होंने अदर एक्सपेंस का एक टैग अलग से दे दिया जिसके अंदर आपके बहुत सारे एक्सपेंस हैं। क्योंकि कई दफा ये होता था कि हमें बहुत सारे एक्सपेंस अलग करने पड़ते थे, जो कि जब हमारा 161 205 का होता था तो उस पर जाकर हमें समझाने पड़ते थे कि जी अदर में जो हमने लिखा है वो ये एक्सपेंस है। तो ये उन्होंने नीचे टैग दे के उसके अंदर ये काफी सारे एक्सपेंस पोर्शन जो आपके अदर एक्सपेंसेस है वो यहाँ से सिलेक्ट करते जाए, वो आपकी रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। आगे आगे आपकी डिडक्शन की एडमिसिबल और इनएडमिसिबल, इसके दो टैग हैं। ये अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो पीछे आपको राइट साइड पे छोटा सा इनएडमिसिबल और एडमिसिबल के टैग नजर आ रहे हैं जहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है। वो खोलेंगे अगर इनएडमिसिबल तो ये खुल जाएगा, इसमें से जिस हेड को आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली हम जानते हैं कि वो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने इनकर तो हुए हैं लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है फॉर टैक्स रिडक्शन पर्पस, तो वो यहाँ से आप उनको ऐड कर देंगे। इसी तरह अगला पेज है, ये एडमिसिबल डिडक्शन का, इसकी डिटेल में है। ये मैंने कुछ जितनी वो विंडो में नजर आ रही है उतनी चीजें बता दी हैं। स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आपको ये रिटर्न के अंदर सारी चीजें नजर आएंगी। एडजस्टमेंट है, उसके बाद एडजस्टमेंट आपको पता है प्रीवियस ईयर के लॉसेस अगर आप कोई एडजस्ट करना चाह रहे हैं एज पर लॉ जितने साल का कर सकते हैं वो वाला टैक्स के साथ आ जाए। ये तरकीब इसी तरह चल रही है बिजनेस के अंदर। 7 ही शुक्र है खत्म हो गया, रिटर्न भी सेट हो गई। रिटर्न में भी 7 ही कैपिटल एसेट वाला जो पेज था वो खत्म कर दिया गया। 7 बिल्डर डेवलपर का है, अगर बिल्डर है डेवलपर है या बिल्डर और डेवलपर है तो उनके 3 टैक्स रेट्स हैं। बड़ा एक अच्छा स्कीम दी गई कि ड्रॉपिंग मनी की प्रॉफिट परसेंटेज निकालें और निकाल के उसके टैक्स ऑफर कर दें और वो टैक्स देके आप अपना जितने पैसे आपने रिसीव किए उस हिसाब से आप तो मेरा ये बड़ी सी स्कीम थी। ये आगे जो चीज जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट। इसमें अमेंडमेंट ला की राय थी, हमने यहाँ पे भी डिस्कस की। बाद में आप लोग जानते हैं वो व्यूज, एवरेज व्यूज और एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था या एक्चुअल पैसे रिसीव। इसके अंदर दो चीजें थी, कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट किया गया था क्योंकि बहुत सारे लोग ये पैसा लेके ही नहीं आते। आप पैसा पेमेंट करें या ना करें उसका मैकेनिज्म लॉ में मौजूद था, क्लियरली आप पढ़ चुके हैं पहले। ये ऐसा हो ये रिटर्न के अंदर उन्होंने दे दिया। लेकिन पहला पोर्शन इसका बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी की हैं, एवरेज नंबर ऑफ व्यूज कितने, डीम्ड इनकम क्या बनी। पैरेलल टू दैट एक्चुअल अगर आपने पैसे लेके आप आए हैं तो एक्चुअल आपने पैसे रिसीव कितने किए, टोटल रेवेन्यू बना के उसमें से आपने एक्सपेंसेस को लेस करके अपनी इनकम बनाएंगे जो कि सोशल मीडिया है। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको उस एंगल से समझना है कि ये फॉरेन इनकम नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन इनकम, रेमिटेंस और सोशल मीडिया फी ये तीनों बड़ी क्लब हुई है। इसमें बहुत मिक्स एंड मैच हुआ है, लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग कम थी और ये तीनों चीजें अल्टरनेट वे में यूज होती रही। अब आते हैं जी बिजनेस के नीचे अब जो एडजस्टमेंट है, जो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारा मेजर जो पोर्टफोलियो टैक्स रिटर्न का वो बिजनेस इनकम है। और बिजनेस इनकम के नीचे आप एडजस्टेबल टैक्स, फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स लेते हैं। ये अगर आप पेज को थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखें तो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं एडजस्टेबल टैक्स, फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स। उसमें से जब आप पहला खोलेंगे
क्योंकि ये हर एक खुद में आपको के अंदर से आपने सिलेक्ट करना है। तो आपके पास ये सारे हेड्स आ गए कि किस पेमेंट के अंदर आप सेक्शन चेक करना चाह रहे हैं। जब आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी टैक्स की अमाउंट डिडक्ट हुई हुई है ऑलरेडी, वो इसमें नजर आ जाएगी। ये मैंने एडजस्टेबल वाला पोर्शन खोला सबसे पहले। जिसमें मैं देखिए जैसे पेमेंट है, नॉन रेजिडेंट की है, सर्विस की है, जो जो भी आपकी एडजस्टमेंट है सारी की सारी 240 जी है, एच है और 240 के एफ सी लगे। सेकंड पोर्शन फाइनल टैक्स। फाइनल वैसे तो वर्ड ऑफ वर्ड लिमिटेड सा स्कोप रह गया है। पिछले साल हमने ढूंढ के फाइनल और एकदम सॉरी कानून में से निकाल दी थी, लेकिन जितना स्कोप रहता है वो आपको फाइनल वाला पोर्शन जब आप खोलेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में आपको आपका जो फाइनल टैक्स कटा हुआ है वो दिखा देगा, उसको सेलेक्ट करते जाएंगे और ये आपकी टोटल लायबिलिटी के साथ एडजस्ट। सिमिलर इन द केस विद मिनिमम टैक्स। देखिए मिनिमम आपका 148 का मिनिमम है आपका। इसके बाद आपने ये जो इम्पोर्टेड मोबाइल फोन पे एक आपको याद है इस साल बजट में भी अमेंडमेंट आ गई है कि आप 12 महीने की किस्तों में बीडीए का टैक्स दे सकते हैं। जो जो आपके मिनिमम में आएंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये बिजनेस में आपने देखा है तीनों जो टैब है एडजस्टेबल के, फाइनल के और मिनिमम के, ये आपकी बिजनेस के नीचे खुल रहे हैं। अब नीचे जाके कोई एडजस्टेबल फाइनल मिनिमम का कॉलम नहीं है रिटर्न में। यानी अगर आप रिटर्न का पेज खोलें तो आपको कहीं में वो नजर नहीं आएगा कि ये मिनिमम टैक्स ही एडजस्टेबल है। हर इनकम स्ट्रीम के साथ साथ उसका टैक्स आता है, हर ब्लॉक ऑफ इनकम के साथ साथ उसका टैक्स आता है। बैलेंस शीट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बैलेंस शीट आप जब खोलेंगे आप देखिए पहले आप कैश बैंक इकट्ठा लेते थे, उन्होंने तो बैंक को बड़ी डिटेल मांग ली आपसे। फॉरेन बैंक है, जॉइंट अकाउंट है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में बहुत लिटिगेशन हुई है पिछले कुछ सालों में। वो जॉइंट अकाउंट किसने डिक्लेयर किया, उसका बेनिफिट किसने लिया, अगर सेविंग का तो टैक्स एक के नाम कट रहा है, दे कौन रहा है। कई गिफ्ट ऐसे हुए थे जो जॉइंट अकाउंट में उन्होंने डिडक्ट किए थे कि हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है तो गिफ्ट हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, वो एक ही अकाउंट है तो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे कैटेगोरिकली आपसे इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मांग ली है कि आपने ये जॉइंट अकाउंट है, आपका एफसीवाई फॉरेन करेंसी अकाउंट है या लोकल अकाउंट है, उसकी पूरी डिटेल भी आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए। ये बैलेंस शीट वाला पोर्शन हम फिल करते थे ना रिटर्न के नीचे, ये उसके अंदर। अच्छा इसी के साथ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें साइड पे प्रॉपर्टी लिखी हुई नजर आ रही है पीछे बैकग्राउंड में आपको। प्रॉपर्टीज भी इसी तरह आपको मेंशन करनी है। वो भी जब आप टैब क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है वो सारी उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, तो आपने वहां से वो सिलेक्ट करते जाना है। यानी बैलेंस शीट बनाते वक्त आपके इख्तियारात को लिमिटेड कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके डेटा से आएंगी, कुछ चीजें होंगी जो कि आप खुद इसको मेंशन करेंगे। अगला ब्लॉक ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स। अच्छा कैपिटल गेन्स के अंदर सिमिलर ट्रीटमेंट आएगी जैसे मैंने सैलरी का बताया या ऊपर हम बात करते हैं कि आपकी कैपिटल गेन किस हेड में आपने ली है। देखिए जब आप टैब खोलेंगे तो आपको 3-4 कॉलम नजर आएंगे। इसमें पहला कॉलम था कैपिटल गेन का, उसकी साइड पे आपने कैपिटल एसेट का एक बॉक्स बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन है कि किस कैपिटल एसेट पे आपको गेन हुई है। इसके अंदर आप देखें तो ज्वेलरीज है, शेयर्स है, गोल्ड, पेंटिंग, मोटर व्हीकल अदर एंड सिमिलर। इसके बाद अगले टैब में आपकी प्रॉपर्टी, यानी जो आप $37 गेन जान कैलकुलेट करते हैं रिमूवेबल एसेट के ऊपर, वो इसे टैब के अंदर ये हो जाए। अच्छा अब इसमें आप देखें कि इसमें आप कैपिटल गेन डालेंगे, नीचे आप देखें कि उन्होंने ना हेल्प भी दी है कि आप कैपिटल गेन सिक्योरिटी जो है वो फाइनल इनकम को डिडक्शन पे उठाएं। यानी बात में वही आ रही है कि टैक्स जो कटना है वो मैनुअल फीडिंग इस रिटर्न के अंदर ऑलमोस्ट नियर टू जीरो कर दी। जो आपकी डिडक्शन होनी है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली सारी है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड से की डिडक्शन, चाहे वो आपकी इंपोर्ट के लिए है, किसी भी हेड में आपकी डिडक्शन है वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आनी है। मैनुअल फीडिंग में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दी, कुछ जगहों पे भी हो रही है, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग यू कि ये रिटर्न जो है ये अब ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट बन के आएगी। आपने सिर्फ उसको वेरीफाई कर या अपने अकाउंट के साथ उसको बैठता है। अदर देन बिजनेस की जो मेन हेडिंग है जहाँ पे वो आपका ट्रेडिंग क्लियर मांगती है, अच्छा वो भी उन्होंने आपसे साफ पैरेलल मशीन रीडेबल फॉर्म में मांगी है जिसके बगैर आपकी रिटर्न नहीं बनेगी। नेक्स्ट आपका आ गया जी देखिए फाइनल टैक्स का कॉलम जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर टोटल एक लाइन होती है। आपको याद है तो पहले हम फाइनल वाला पोर्शन बोलते थे तो पूरा लंबा और बड़ा पोर्शन होता है, वो वहां ले गए उठा के ऊपर जो हेड जहां जहां पे फॉल कर रहा है उधर ले गए। टैक्स वाले कॉलम में उन्होंने सिर्फ एक हेड छोड़ा है जो कि कैपिटल गेन रिमूवल प्रॉपर्टी है। चीजें स्ट्रीमलाइन होती चली जा रही है टैक्स वाला कॉलम हर ब्लॉक के साथ।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें जब 37 वाला कैपिटल गेन उठाते हैं तो इसका जो टैक्स है वो तो हमने पीछे लिख दिया है। अगले स्टेप में जब आप आगे फाइनल वाले नीचे वाले कॉलम को खोलेंगे, इसे नीचे जहाँ पे आपको फाइनल और मिनिमम नजर आ रहा था, तो ये बेसिकली वही टैक्स है जो कि आपका ऊपर रिफ्लेक्ट होना है। मैंने आपको दिखाया था वो येलो सा बॉक्स बना हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि वहाँ से आप लाएं, यानी वो गाइड भी कर रहा है कि आपने जो टैक्स यहाँ पे क्लेम करना है वो इस जगह से फीड हुआ हुआ टैक्स होगा। यहाँ पे आप जिस साइड को सिलेक्ट करेंगे इसमें भी आपको उस तरह से टैक्स नजर आएगा और आप उसको अपना एडजस्ट कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अच्छा ये हमारा एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। नीचे जाके जो बिजनेस के बाद आप देखते हैं फॉरेन और एग्रीकल्चर से ऊपर आता है स्टेबल इनकम। इसके अंदर जो आपकी इनकम आ रही है ये भी है, दूध है, रॉयल्टी है, ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम सब है, जो भी आपके ऐड आ रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मेन ये बेसिक जो पहला पेज है जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, अगर उसको देखिए उसकी साइड में बॉक्स बना हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो ये पेज मिल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। बेसिकली आज क्योंकि हमने रिटर्न की जो चीजें थी वो पहले डिस्कस कर ली, आज रिटर्न की एक्टिविटी देख रहे हैं कि ये फीडिंग हमसे कैसे करवाए। इन्होंने ब्लॉक ऑफ इनकम और टैक्स को किस तरह से मर्ज किया जिसको हम प्रैक्टिकली व्यू दें, क्योंकि रिटर्न में चेंजेस जो आएंगे वो हमने लास्ट टाइम और डिस्कस कर ली। ये आपकी एडजस्टेबल का पोर्शन आ गया। एडजस्टेबल जब आप बोलते हैं, देखिए बैकग्राउंड में जो टैक्स नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, यानी जो आपके टैक्स कटे हुए हैं वो उस टैक्स में रिफ्लेक्टेड है। आपने सिर्फ खोल के देखना है कि मैंने इसमें कौन कौन सा और टैक्स है, उसको भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी रिफ्लेक्टेड आपको नजर आएगा। अलाउंसेस एंड रिडक्शन वाला कॉलम है, क्योंकि आपके कुछ क्रेडिट्स अलाउ होते हैं, आपको कुछ अलाउंसेस अलाउ हैं, कुछ रिडक्शन हैं, कुछ जो चीजें आएंगी। ये तीन टैग उन्होंने बनाए हैं इसके अंदर। पहला अलाउंसेस का है, आप देखिए इसमें ज़कात है, WWF है, एजुकेशन है जो डी वाला। उसके बाद सेकंड में आपकी रिडक्शन है। ये रिडक्शन जो कि बहुत वैसे तो कम हो गई है, पिछले साल में काफ़ी सारी रिडक्शन देना पसंद आ गई थी, लेकिन जो चंद 3-4 गिनी रह गई वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपके क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट जो आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप एक्सपेंडिचर करते हैं जिन पे इनकम टैक्स ऑफिस आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ करता है, वो टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको फाइनल प्रीफेस मिल रहा है, प्री रिटर्न कैलकुलेशन वाला टैब जो पहले हुआ करता था उसका प्रीफेस अब किस तरह का हो जाएगा। ये इस प्रीफेस में आपको एडजस्टेबल टैक्सेस उसमें नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने ये डाला हुआ है सैलरी का है और अदर इनकम का है, 265 पे कटा हुआ है। इसी तरह मैंने फाइनल टैक्स में डाल दी जो प्रॉफिट ऑन डेट है, पहले जो 5 मिलियन से नीचे अगर आप जानते हैं 4 मिलियन से वो फाइनल में जाता है। ये कंप्यूटेशन टैब है, देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कॉलम फीडिंग करने वाला नजर नहीं आ रहा। आपको कंप्यूटेशन में याद है बहुत सारी चीजें फीड किया करते थे। यहाँ पे आपको स्वाइप टर्नओवर के एक साइड पे वो भी उसमें कैलकुलेशन दी है कि आप कॉल किस में करते हैं, क्योंकि एफएमसीजी की डेफिनेशन निकलने के बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आप नॉर्मल टैक्स में आते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आप जानते हैं बजट में रेडिकेट हो गई है, डेफिनेशन ही खत्म हो गई है, तो अगले साल से आप जो टैक्स है ये 0.25 में रिड्यूस रेट दिया थे वो खत्म हो गया, और जिन डिस्ट्रीब्यूटर के रह गए हैं उनका रेट भी 0.2 का थोड़ा 0.5 कर दिया गया। एनीवेज दैट वाज एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे आपका डाटा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट निकल गया, सिर्फ आपका फोर्स ही आएगा, सुपर टैक्स और आपका जो टर्नओवर टैक्स है वो। अब आते हैं हम निचले पोर्शन में, फॉरेन रेमिटेंस। मैंने पहले कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर आप जानते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज ये आई है कि ऑल्दो 5 मिलियन की ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यू हैव टू डिक्लेयर। डिक्लेरेशन आपने क्या देनी है, अमाउंट, सेंडर नेम, रिलेशन विद सेंडर, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर कंट्री। अब जब एक तरफ आपने 5 मिलियन की कंडीशन जो रखी हुई है कि 5 मिलियन तक आप मंगवा सकते हैं किसी से भी, जिसमें उसका सोर्स या उसकी डिटेल्स आपको नहीं देनी, तो फिर इसमें रिलेशन देने का मतलब, इसका मतलब है कि आप यहाँ को आने वाले वक्त में किसी एसआरओ के जरिए इस चीज को कैसे खत्म करने जा रहे हैं। ये जो फॉरेन रेमिटेंस आप 5 मिलियन तक मंगवा रहे हैं ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं मांगा जाता है। पर्टिकुलर तो आपके पास पीआर कोई मेंशन नहीं, पर्टिकुलर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के लिए। फॉरेन रेमिटेंस के पर्टिकुलर हर पीआरसी के ऊपर डिटेल में मेंशन होते हैं, कितनी अमाउंट आई, किस मुल्क से आई, भेजने वाले का नाम क्या है, लेने वाले का नाम क्या है, ये पीआरसी में मेंशन है। रिलेशन एक ऐसी चीज है जो कि पहले कहीं भी क्वेश्चन में नहीं आता था, जो कि आप क्वेश्चन में आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो फॉरेन रेमिटेंस एक ऐसा हेड है जो कि बहुत ज्यादा यूज है।
सिमिलर आपने पढ़ लिया होगा तो फैमिली लॉ में कुछ तब्दीली आई है, इनहेरिटेंस वैल्यू का तरीका कार वो सारा एक पूरा सिस्टम उन्होंने बना के दिया है फाइनेंस एक्ट में। इसके अंदर पर्टिकुलर आपको देने हैं इनहेरिटेंस और गिफ्ट दोनों में सीएनआई देंगे, उसके साथ जो भी आप रिस्ट्रिक्शन वो लिखेंगे और इंडिया बताएंगे कि मैंने जो इनहेरिटेंस आई है या जो गिफ्ट आया है उसके अंदर आईडी कार्ड की निश्चित लास्ट ईयर भी आ गई थी इनहेरिटेंस में भी ये ऐड कर दोनों टाइप सिमिलर है, मैंने एक बना दिया टैग दोनों बिल्कुल सिमिलर है इनहेरिटेंस। फिर कम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में अकाउंट अटैच करने होंगे। बहुत सारे दोस्त एक्सेल के खाली शीट अटैच करके रिटर्न फाइल डाल देते थे जो हो जाती। नाउ योर रिटर्न and your order of 120 will be defective and may not be accepted, or even जो बात हो रही है वो ये है कि the order may not entirely be issued, 120 का ऑर्डर नहीं होगा अगर आपके अकाउंट मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं होंगे। एक तो चीज़ आती है कि उसके बाद आपकी अमेंडमेंट बोल दे, 170 का ऑर्डर बोल दे, व्हाटएवर, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी रिटर्न ही एक्सेप्ट नहीं होगी एंड यू विल बी नॉन फाइलर इमीडिएटली द नेक्स्ट डे। 120 दिन होगा, 120 दिन तो है। तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ मशीन रीडेबल क्योंकि मेन इशू फेस एंड डाटा सेंटर जब मशीन में रीड करना है ह्यूमन इंटरफेस कम होता चला जा रहा है तो ऑब्वियसली डाटा भी उसी फॉर्मेट में लिया जाएगा ना जिसको मशीन रीड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप जो अटैचमेंट करने चाहेंगे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। ये जो आखिरी कहता पेज जो आप बार बार देखेंगे, अच्छा इस पे एक बड़ी डिस्कशन हुई कल परसों पाकिस्तान टैक्स बार के साथ फोरम में कि इतना पैसा जो ये लगाते हैं एडवर्टाइज करने पे और आखिर में आपको पता है प्रेशर बिल्ड किया जाता है रात 9 बजे फ्लाइट शुरू हो जाती है, 2 घंटे रह गए, 1 घंटे रह गई, जैसे कुछ सुनामी आ जाना है और रिटर्न जो दे रहे हैं वो आप देखेंगे हमारे पास जो मैंडेटरी टाइम है 90 डेज का वो तो कल से शुरू हुआ। Return was made available in the portal immediate a day before today, yesterday. तो यहाँ से 90 days मैंडेटरी टाइम में लॉ मुझे दे रहा है तो आप इतना पैसा लगा के ये इस तरह के मैसेज में रोज दिखाते हैं लास्ट डेट आ गई 2 घंटे रह गए। इसी तरह ये आप सब जानते हैं यही हुआ था सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर फ्लाइट का वीडियो टिकट चल रहे थे जनाब भी 2 घंटे रह गए 3 घंटे रह गए जैसे कोई खाना बंद होने का टाइम नहीं रेस्टोरेंट में तो वो एक सेशन की करके बोर्ड को भी दी गई है कि आप एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा लगाने के लिए जो मैंडेटरी लॉ पॉइंट है जो उसको तो पहले कवर कर लें। जब कानून मुझे ज़्यादा